हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉक टॉक पॉडकास्ट। आज हमारे बीच हैं श्री अश्वनी वर्मा, जो कि ओशो सन्यासी हैं। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। तो सर, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ओशो की क्या माना जाता है। क्या वो महात्मा है, क्या वो इन्फ्लुएंसर है, क्या वो पॉलिटिशियन है, क्या है ओशो? एक्चुअली मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि भी मैं ओशो के बारे में डायरेक्टली कुछ बोलूं कि भी ओशो कौन। मैं ओशो को लाइफ में कभी नहीं मिला। कभी कोई ऐसा क्षण आया नहीं कि भी मैं ओशो से पर्सनली मिला हूँ। ये जैसे आप बैठे और मैं ओशो ऐसे बैठे हूँ, ठीक है, और मैं इतने करीब उनके पास बैठा हूँ। बट ओशो की प्रेजेंस मुझे हमेशा से फील हुई है, क्योंकि जो ओशो ने मेडिटेशंस टेक्निक डेवलप किए हैं, जो ओशो की फिलॉसफी है, और कुछ जो चीज़ें हैं जो ओशो की फिलॉसफी से मैंने रिलेट की हैं, मेरी लाइफ ने रिलेट की हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, तो उस वजह से मैं तो ये कहूँगा कि ओशो और कंट्रोवर्सी एक ही वर्ड है। ही वॉज अ किड, स्मॉल किड। तब से लेके वो एक स्कूल के अंदर जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, फिर वो यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं और वो पूरा का पूरा इंडिया का पूरा चक्कर लगाते हैं। उनकी एक मूवी है रेबेलियस फ्लावर करके, ठीक है, और वो एक ओशो सन्यासी ने उनके ऊपर बनाई। इट्स नॉट बायस्ड बट इट्स आउट ऑफ लव। वो आदमी, उसने ओशो और उनके जो गुरु थे, गुरु ने उनको बोला कि भी आप पूरा एक चक्कर लगाओ। गुरु उनके काफी ज्यादा थे एक्चुअली, जो उन्होंने काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली। मैं वही कह रहा हूँ आपको भी, मैं एक्चुअली ओशो को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बट मैं जो चीज बोल सकता हूँ वो जो ओशो के साथ मेरे एक्सपीरियंस, आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहे, आप ये बात जरूर कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, है ना? हाँ। तो आप कब ओशो से जुड़े? यस, ये बहुत बढ़िया बात। ये बात थी करीब 95 और 96, समवेयर बहुत टाइम इन बिटवीन, राइट? 30 इयर्स हो गए। हाँ 30, Right. और मैं रहता था चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में सेक्टर 35 में रहता, और मैं, मेरे दो दोस्त, हम लोग एक रेंटेड फ्लैट में रहते थे। तो एक दिन कोई आस पड़ोस में से, जैसे ये एक घर है और आस पड़ोस के लोग हैं, तो जैसे एक सर्कल होता है, तो वहां से एक आदमी आया है ना, एक हमारी एज का ही बंदा था, वो आया और उसने हमें ना एक बुक दी। वो ओशो की बुक थी। उससे पहले मैंने कभी ओशो का नाम भी नहीं सुना। ओके। मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि क्या है। और ओशो की बुक, मैंने उसका टाइटल भी अच्छे से नहीं पढ़ा। मैंने वो बुक को ऐसे खोला, उसका फर्स्ट पेज आया, तो उस फर्स्ट पेज के ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ था जो मेरे को आज भी याद है, हमेशा याद रहेगा। वो कहता कि द बर्थ इज बिगिनिंग ऑफ डेथ। राइट? पता नहीं मेरे को क्या उस चीज से स्ट्राइक हुआ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया उस चीज के लिए। मेरे जो दो दोस्त थे, मैंने उनको बोला यार ये देखो, ये किताब है, ये चीज है, समझ नहीं आ रहा क्या है, और बहुत ज्यादा वो चीज, हम लोग वो तीनों कलेक्टिव स्टडी के अंदर पढ़ गए। हमने बुक छान दी, पूरी पढ़ ली, और हम लोग उस बंदे को भी हम लोगों ने बुला लिया जिसने हमें वो बुक दी थी। हम लोग करीब 2-3 दिन हम लोग सो नहीं रहे थे, हम लोग कोई रेस्ट नहीं कर रहे थे, हम लोग सिर्फ उन्हीं चीजों पे बात करी जा रहे थे। हाँ, तो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी, हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। डीप में घुस गए थे आप उसके? तो बिल्कुल। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बार, उस समय हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे, हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास साइकिल ही थी, और हम लोग बस से ट्रैवल कर रहे थे, लोकल बस से ट्रैवल कर रहे थे। तो 35 से हम लोग 47 जा रहे थे, हमारी जॉब थी एक्चुअली।
तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोग एक जॉब करते थे, पढ़ाते थे हम लोग एक इंस्टीट्यूट में। जब हम जा रहे थे तो बस में से हम लोगों ने देखा वहां पे ना एक ओशो आर्ट स्टूडियो करके लिखा हुआ था, असल पता नहीं क्या है। और जॉब के बाद हम लोग जब वापस आ रहे तो हम लोग वहां चले गए उनके पास। वो हमने कहा भी हम लोग ये क्या है ओशो और वो क्या है। और फिर वो भाई साहब थे और उन लोगों ने वो काफी टाइम से ओशो में थे, उन लोगों ने हमें फिर ओशो के बारे में बताया कि ये ऐसा है, ये इस टाइप से, मतलब जो भी था उन्होंने हमें उस बारे में बताया, एवरीथिंग पॉजिटिव रिगार्डिंग ओशो कुछ डिटेल में बताइए। तो ऐसी कोई एक इंस्पिरेशन या फिर कोई एक थॉट्स जिसने सबसे ज्यादा आपको मतलब ट्रिगर किया कि हाँ अब आप इंस्पायर किया हो कि आप अब फॉलो कर सकते हैं? हाँ, कोई चीज क्लिक कर गई हो आपको? हाँ, जो चीज क्लिक की ना वो चीज एक्चुअली एक क्यूरियोसिटी हमारे दिल और हार्ट के अंदर मतलब थी, और एक वो हमें चीज बोल रहा था कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वो ऐसा, उसने बहुत सारी चीजें हमें बता दी। ओके। और हम लोगों ने उनके साथ काफी टाइम स्पेंड किया। उस दिन हम लोग बैठे रहे उनके पास तकरीबन कितने घंटे? पता नहीं चला टाइम का, शायद रात ही होगी थी। हाँ, नाइस। ना हमें नहीं पता था कि कितना टाइम लगा। और फिर हम उसके बाद दोबारा वापस भी आए उनके पास। So he was an artist। जब हम गए तो वो आदमी एक पेंटिंग बना रहा था, लेकिन वो सीनरी नहीं बना रहा था, वो एक पेंटिंग बना रहा था। और वो पेंटिंग थी लाइक जो यूरोपियन आर्टिस्ट होते हैं उस इरा की, जो कोई पेंटिंग बना रहा था वो। और वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, बट उसका इंटेलेक्चुअल जो लेवल था वो उस पेंटिंग में दिख रहा था साफ साफ। और जिस तरीके से उसने उस चीज में बात बताई, और लाइक मी लाइक एज एन आर्टिस्ट, लाइक मेरा आर्ट और इन चीजों के अंदर काफी ज्यादा इंक्लिनेशन है। तो वो पता नहीं मतलब कहाँ से और कैसे वो मतलब यहाँ पे कैसे टच हुई, जुड़ गई तारें। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली जुड़ी वो चीजें। तो आपके लिए मेन पॉइंट वो पेंटिंग थी, वो आदमी की पर्सनैलिटी थी। और हम लोगों ने फिर उस चीज में हम लोग इससे भी हम लोग ऐसे शांत, that person was so positive that वो आपको ले ही गया उस तरफ, उस रास्ते पे। उसने बोला वो मतलब उस बारे में मतलब ओशो को छोड़ के उस बारे में भी बात करें तो वो उस आदमी ने मेरे को बोला कहते हैं आपका नाम ए अक्षर से स्टार्ट होता है। अच्छा, randomly like he started the conversation like this। मैंने कहा यस। तो लाइक हम लोग तो बिल्कुल ही ऐसे हो गए, कहता साथ वाला बंदा कहता आपका आर से स्टार्ट होता है। ऑलराइट, मतलब आप इमेजिन कीजिए इस चीज को, ना हो शायद इस चीज से ओशो से रिलेशन, बट वो एक पर्सनालिटी है और हम लोग एक सीकर हैं, हम लोग आपस में ऐसे जुड़े, बस से जाते हुए देखा, हाँ, ठीक है, पैदल चल के वहां से आए जी, रैंडम टॉक हुई, ठीक है, और वो आदमी आपको बोलता है कि बी ए आर, तो ऐसा भी तो कुछ आपका जुड़ना था। हाँ बिल्कुल था, वो ए आर ने जुड़ना था उस शब्द से। उस आदमी को पता था इस अक्षर के लोग आने वाले हैं जो कि ओशो से जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा मतलब वो था टाइम, हम लोग एक तो 2-3 दिन से हम लोग ऐसे ही वो बुक के उसमें हम लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। बिल्कुल। और सेकंड फिर हमारे साथ ये हुआ, और फिर हम घर जा रहे हैं और इसी बारे में बातें करी जा रहे हैं। और हम लोग उससे नेक्स्ट डे हम लोग सेक्टर 17 गए। एक यूनिवर्सिटी बुक डिपो होता था पहले, इंग्लिश बुक डिपो होता था, कैसे कुछ करके ना, सेक्टर लाइब्रेरी वगैरह काफी। हाँ, तो हम वहां गए, हम लोग कहा ओशो की कोई बुक्स है, तो वो कहता भी एक सेक्शन है उधर को आप चले जाओ। तो हम लोग वहां किसी से पूछ रहे, मैंने कहा भी ओशो की कोई बुक्स है, तो वहां पे एक आदमी था, कोई सरदार था, राइट, तो उसे कहते भी आप ओशो फॉलोअर हो। मैंने ऐसे बोले कि हाँ, उसे ऐसे हमें हक कर लिया कि कोई तो मिला। और नहीं, कोई तो नहीं कि एक और I don't know, like it was like a welcome, right? और वो उससे हम मिले, ज्यादा बातचीत नहीं हुई, नाम भी आती है, और बट वो वार्म फीलिंग है जो अभी भी आता है ना? बिल्कुल ठीक है।
तो फिर उसमें जाते आते आदमी ने हमें बोल दिया, कहते भी जो ओशो है उसकी जो मेडिटेशन होती है वो मेडिटेशन कराते हैं, वो लाला लाजपत राय भवन है जीसीजी के सामने, 11 सेक्टर के ऑपोजिट है ना, 15 सेक्टर राइट, तो वहां पे होती है, सुबह होती है, आप चले जाओ। हम लोग चले गए, तो आपने मेडिटेशन से स्टार्ट किया, पहला स्टेप स्टार्ट ही था वो, मतलब वो मेडिटेशन थी, बट हम लोग वहां चले गए। वो कहते भी 5:30 बजे स्टार्ट होता है, आप चले जाओ वहां। हम लोग लाइक 5:15 बजे पहुंच गए ना, वो कहते भी अभी स्टार्ट होने वाला है, थोड़ी देर में आएंगे, आप रुक जाओ ना। हम गए तो वहां पे वो कहते भी आप अपनी आईज बंद कर लो, और उन्होंने एक म्यूजिक लगा दिया। म्यूजिक में कोई मतलब गाना वाना नहीं था, कुछ भी, एक डांस म्यूजिक था लाइक, और बहुत ही पोलाइट और बहुत ही सॉफ्ट, और एक म्यूजिक। तो कहते भी आप आंखें बंद कर लो, आपको जैसा मन करता है आप वैसा डांस करो। अच्छा, it started with the dance, meditation started with the dance। मैंने सुना वो कहते हैं फ्रीडम इनका मेन चीज है ओशो की, ये कहते हैं फ्रीडम होनी चाहिए, तो वही सिखाते हैं वो सेंटर्स में कि डांस से मतलब वो ये जोड़ना चाहते हैं, आपको फ्री करना चाहते हैं। मेरे को पता नहीं है उस समय का क्या था, बट द फर्स्ट थिंग वाज द डांस। राइट, हम लोगों ने आंखें बंद कर ली, हम लोग थोड़े से शर्माए भी यार, ये एक्चुअली इट वाज अ बुक स्टॉल। एक जनरल बंदा गया है वहां पे जो कि दुनिया से जुड़ा हुआ है, तो वो ऐसी जगह पे चला गया तो शर्म तो ऑब्वियसली करेगा ही। हमें लगता, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई यार ये मतलब कुछ अलग एकदम से आ गया ना, क्या हो रहा है पता ही नहीं है ना, वो लिंक से लिंक जुड़ते रहे ना एक। और वो एक्चुअली वो था क्या, वो एक एग्जीबिशन थी, वो एक बुक स्टॉल था। अच्छा, ओशो की बुक्स ही थी जी, और वो जो आदमी रन कर रहा था वो एक बुक ओशो सन्यासी था। अच्छा, ठीक है, तो वो क्या था, उसने ऐसे सोचा हुआ था कि बस मैंने ओशो की बुक्स को सेल करना है और नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर सेल करना है, ताकि ओशो का मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। ठीक है जी। तो वो ऐसे बुक्स लगी हुई थी, और जैसे टेबल को हटा दें जी, इसके बीच में 2 लोग डांस कर रहे हैं। तो वो आधा पौना घंटा हो गया, हम लोग पसीने हो गए, और हम लोगों ने डांस किया। वो कहता है भाई बहुत बढ़िया, आप लोग को उन्होंने हमें चाय वाय पिलाई, और कहते कल आ जाना, कल 6 बजे एग्जैक्ट आ जाना, डायनेमिक मेडिटेशन होगी। ओके, कुछ पता नहीं है डायनेमिक मेडिटेशन असली क्या होती है, तो क्या होती है हम भी जाना चाहेंगे। कुछ भी नहीं, हमें नहीं पता था। मैं और रमन जो आर है, ये आर है, तो हम लोग वहां चले गए, और 1-2 लोग और थे, उन्होंने एरिना को वाइड कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लोगों ने इस तरीके से करना है। वो जो चीज है डायनेमिक मेडिटेशन है, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है, मतलब हम उस चीज को इमेजिन ही नहीं कर सकते वो कितनी 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मेडिटेशन जो है फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, हर एंगल के ऊपर आपको हिट करती है वो चीज। राइट, साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, राइट, वो उनका एक ट्रीटमेंट होता है, जो उसमें एक चीज बोली जाती है प्राइमल थेरेपी। प्राइमल, PRIMAL, प्राइमल थेरेपी। अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको उस चीज का पता चलेगा कि वो प्राइमल थेरेपी क्या होती है। प्राइमल थेरेपी का ही एक ये स्वरूप था। ओके, ठीक है, इसमें क्या होता था कि इसमें इसकी जो स्टेजेस है, सर लेकिन ये कॉमन मैन को क्यों मतलब करवाई जाती है? कॉमन मैन को ये क्यों कराएं, आप क्यों करें, आप क्यों करें, आप क्यों करें, और मैं ही क्यों इस चीज को करूं? क्या नीड है इस चीज की? ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमारा जो माइंड है ना, आप बात कर रहे थे फ्रीडम की, फ्रीडम की बात की जाती है। फ्रीडम, रिलैक्सेशन, हैप्पीनेस, राइट, ये कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट वर्ड है नहीं, एक सी वर्ड है, लिंक में है सारे, लिंक में है, एक ही चीज तो है। इसके साथ ये भी लिंक आता है जो ओशो का सबसे कंट्रोवर्शियल एक वो है स्टेटमेंट, संभोग से शमशान तक, समाधि तक। हाँ, राइट, वो भी एक है, बट ये जो चीज है, मैं इसका आंसर दे देता हूँ, फिर उसके बाद इस पे चलते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा लंबा हो जाएगा।
ठीक है। तो जो रिलैक्सेशन है पार्ट, जो प्राइमल थेरेपी, ओशो ने क्या किया था कि ओशो ने साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट, इंडियन, फॉरेनर्स, सब लोगों को मिला के उन लोगों ने एक मेडिटेशन टेक्निक बनाई, इसका नाम था डायनेमिक मेडिटेशन। आप सर, मैं आपको नहीं, मैं टारगेट करके मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, अभी जो चीज मैं बोल रहा हूँ मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि माइंड जो है ना, माइंड का रिलैक्सेशन, मतलब उसको टाइम नहीं है रिलैक्सेशन, ठीक है। माइंड में इतनी सारी नर्व्स हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों, वो इतनी टेंस रहती, खिंची रहती है ऐसे, उनको रिलैक्स कैसे करना है? सिर्फ एक चीज है सर, एक रस्सी है, एक बाजू ही आपकी ऐसे खींच के रखी है, वो आपको कभी ना कभी दुख देगी, 2 मिनट में, 3, 4, 5 मिनट में, ठीक है। आप उसको जब छोड़ोगे तो रिलैक्स करोगे तो वो रिलैक्स हो जाएगी, हैप्पीनेस देगी, फ्रीडम देगी, हर चीज वो आपको दे देगी, ठीक है। तो जो ये डायनेमिक मेडिटेशन थी, इसके कुछ स्टेप्स थे और उनको मैं बहुत ज्यादा आपको उसको इलेबोरेट नहीं करूंगा, आप गूगल पे उसको सर्च कर सकते हैं। इनिशियल स्टेप मैं उसका एक शॉर्ट सा चीज मैं आपको बताता हूँ कि वो स्टार्ट करती है ब्रीदिंग के ऊपर। आप सांस को बाहर फेंको, ठीक है, 10 मिनट के लिए आप लगातार बस आप सांस ले नहीं रहे हो, आप सिर्फ फेंक रहे हो, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा कियोटिकली आप उस सांस को बाहर फेंकते हो। जो सांस लेने का काम होता है वो बॉडी खुद ही कर लेती है। ओके। आप सिर्फ सांस फेंको, आप ऐसे ही देखो, आप फेंको बाहर, तो जो सांस लेने का काम होता है वो बॉडी खुद ही कर लेती है, ऑटोमेटिक होता है, वो रिवर्स उसका वो है, ठीक है। तो वो है, उसके बाद जो है, मतलब इसके 4-5 स्टेप्स हैं, आप उसमें से गुजरते हो, हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। कितने टाइम का प्रोसेस होता है? 1 घंटे का प्रोसेस है, एग्जैक्टली 16 मिनट्स। आखिरी 2 स्टेजेस जो हैं उसके 15-15 मिनट की हैं, बाकी उसकी 10-10 मिनट की। तो वो कंप्लीट होने के बाद कैसा फील होता है? बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। रिकमेंडेड इज लाइक यू डू इट फॉर एटलीस्ट 21 days। ओके। हाँ, ओशो डायनेमिक मेडिटेशन मतलब मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा। हमारा जो ये पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें हम यहाँ से जीरकपुर से ऐसे जाते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया को सड़क मुड़ जाती है, आगे जाके उस टाइलम की फैक्ट्री आ जाती है, उसके बाद से ऐसे मुड़ जाते हैं, एक पार्क आता है, उसके सामने इधर को वो ओशो हार्मनी करके एक बहुत ही सुंदर ओशो सेंटर बना हुआ। हुआ क्या था कि मेरे फादर बहुत ज्यादा बीमार थे, लाइक मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। और तो मैं उनसे पहले मैं आपको बताया कि मैं 97, 98, तो अब आप हमें बताने लगे हो कि आपकी लाइफ में ओशो का क्या इन्फ्लुएंस रहा। ये ओशो का जो इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है। मेरे को नहीं पता किसकी लाइफ में क्या ओशो ने किया है, लाइक व्हाट ही they think about Osho and whatever, like, but what he is for me, मैं वो आपको चीज बताता हूँ। मैं ओशो को सुनता था, बुक्स पढ़ता था, मैं उसके ऑडियो सुनता था, जैसे ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी और वो ओशो के रिसोर्सेज थे वो अवेलेबल हो रहे थे, ठीक है। ऑनलाइन बुक्स होती थी, PDF होती थी, फिजिकल बुक्स होती थी, हम लोग बाय करते थे, मैगजीन्स होती थी, मैं पढ़ता था, रेगुलर टच में रहता था। और कोई भी ऐसी रात नहीं होती थी कि मैं कानों में वो लगाता था ईयर प्लग्स और मैं उसको सुनते सुनते सो जाता था। ओशो की बातें, हाँ ओशो की बातें, बट मैं कोई ऐसा मेडिटेशन नहीं कर रहा था। वो लाजपत राय भवन से लेके उसके बाद से मतलब मेरी शादी हो गई थी और ये बहुत सारा कुछ चेंज हो गया था उससे। आप जानने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, बट मेरे जो हालात थे, मेरी जॉब थी, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था और सिचुएशन कुछ अजीब सी थी। उसके बाद माय फादर, वो उनको किडनी की डिजीज हो गई, ही वाज ऑन डायलिसिस। तो 5 साल लगातार मैं हॉस्पिटल्स के उनके साथ ही था, ठीक। तो उसके बाद जब व्हेन ही डाइड और उसके बाद मेरी लाइफ में ना वैक्यूम आ गया बहुत ज्यादा। मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं यार
क्या करना है यार। सर कब क्या बात है? 2012 की बात है। ओके। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने वो ओशो हारमोनी मैंने पहले देखा हुआ था, ठीक है। तो मैं ऐसे जीरो फुट होली में रहता हूँ, तो मैं वहां से निकला, ऑल्टो गाड़ी थी मेरे पास, मैं निकलते निकलते यहाँ से गया और पंचकुला की तरफ को मुड़ गया और गाड़ी ऐसे 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 मुड़ती गई, मैं ऐसे ही बस मैं वहां पहुंच गया ओशो में। तो मैंने वहां गया अंदर, मैं फर्स्ट टाइम गया था, उसको बोला, मैंने जो बंदा बैठा था रिसेप्शन पे, और मैंने कहा भी मेरे को ना डायनामिक मेडिटेशन करनी है, क्योंकि मेरे को पता था मैंने वो एक दो मैंने कुछ टाइम की थी वो लास्ट ट्रैक उस समय भी। हाँ, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। मेरा जॉब था, देन आई गॉट मैरिड और देन फादर डिजीज, और बट मैं ओशो के टच में हमेशा से रहा, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैं नहीं था। और फिर मैंने उसको बोला, रिसेप्शनिस्ट को, वो सुमित, राइट, मैंने उसको बोला कि भी मेरे को डायनामिक मेडिटेशन करनी है। वो कहता भाई आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। मैंने उसको पैसे दिए, एक साल के होते थे पैसे। वो कहते भाई आज 5:30 बजे से स्टार्ट होती है, आप 5:30 बजे आ जाओ, 5:50 पे स्टार्ट होगी और 6:50 पे खत्म होगी। और मैंने वो 1 दिन की, 2 दिन की, वो कहते थे 21 दिन करनी है। और 21 दिन मैं वहां जाता था, मैं किसी से बात नहीं करता था, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, मेरा कोई गोल नहीं था। हाँ, मेरे कुछ था ही नहीं कि मैं किसी से बात करनी है, किसी को मेरा नाम ही नहीं पता था। कि वो 21 दिन मेरे को, मैं वो डायनामिकली जाता था, मैं आ जाता था और घर चला जाता था, और किसी को कुछ नाम नहीं पता था। फिर एक बार बीच में, मतलब वो 21 दिन के बाद, लाइक समहाउ इट केम्स दिवाली, है ना, दिवाली आ गई। तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया, हम लोग गिफ्ट्स खरीद रहे थे, तो मैं फैमिली के साथ था, मेरी बेटी थी, मेरी वाइफ, और हम लोग पंचकुला में शॉपिंग कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि मैंने वो गिफ्ट और लोगों के भी ले लेते, मैं कहा यार एक ना वो उनके लिए ले लेते हैं आश्रम। अच्छा, मतलब कहाँ से आया जी। तो वो वहां से लेके, तो वो सबसे पहले आश्रम में पढ़ता था, तो हम लोग वहां आ गए ओशो हारमोनी। तो वहां एक जो माँ थी वो काफी एजेड थी जी, और उनकी बहू थी, और फिर उन्होंने हमें पूरा आश्रम घुमाया दोबारा से, और बताया, उन्होंने कहते भी वो स्वामी जी हैं जिन्होंने बनाया था, और ये ऐसे ऐसे बनाया था। उस बंदे ने एक, मतलब 11 महीने के अंदर वो बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी बनाई थी, वो ओशो के विजन के हिसाब से उस चीज को क्रिएट किया। बहुत अच्छा। तो ऐसे ओशो के नाम पे थी ना प्रॉपर्टी? हाँ, ओशो के नाम से नहीं थी, वो ओशो हारमोनी ट्रस्ट था, लाइक उनका था अपना। तो ऐसे वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो 21 दिन का बोलते थे, मैंने 3 महीने किया, लाइक उसके बाद आई गिव इट सम ब्रेक। मतलब जो इनिशियल डेज थे, मेरे को फीवर आ गया था, मेरे को बहुत हाई फीवर था, क्योंकि बॉडी जो होती है वो इतनी इंटेंस और इतनी क्योटिक चीजों की आदत नहीं होती है, बहुत बहुत ज्यादा हार्ड है वो। सर हम जितनी एक्सरसाइज करते हैं, जितनी हमारी हार्ट रेट जाती है, उससे वो कहीं ज्यादा गुना जाती है, ज्यादा पुश हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब हार्ड होती है वो चीज। और बीच में बीमार तो हुआ, ऐसे मतलब इस लेवल पे लेकर जाते हैं, isn't it like कि हार्ट अटैक भी हो सकता है? और क्या मैं तो यही सोचता था, मैं कभी साला आज मैं ये करूंगा, मरता मर जाऊं, मैं आज ये करूं। बट ऐसा क्यों? लाइक आई फेल्ट दैट ब्लिस, मेरे को वो रिलैक्सेशन फील होती थी, मेरे को वो चीज लगती थी। मैंने महसूस किया है कि मेरी ये जो लेवल है, मैं उसके अंदर एक स्टेज आती है, हु की स्टेज है। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि गूगल के ऊपर आप उस चीज को, ओशो डायनामिक मेडिटेशन को देखिएगा जी, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता था, जब मैं हु करता था, यहाँ से साउंड मारता था, तो वो वहां टकरा के यहाँ वापस साउंड एनर्जी, राइट। तो मैं मतलब बहुत बहुत ज्यादा करता। उनको मैंने बोल दिया था, मैंने कहा भी अगर आप, अब मेरा फ्लो बन गया आश्रम वालों को, अगर आप लोग किसी दिन नहीं खोलोगे तो मेरे फोन में है, मैं यहाँ आपके गेट के ऊपर करूंगा। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को चाबी दे दी। अच्छा, ठीक है, कहते भी आप आओ, सर्दियां आ गई थी, ठीक है, इतनी मतलब ऐसी सर्दियां, 5:30 बजे आप, मतलब आप कैसे करोगे? ठंडा फर्श है ना, 5:30 बजे, और मैं आप खुद म्यूजिक लगाता था, मतलब कितने दिन ऐसे होते थे, कोई भी नहीं होता था, अदरवाइज 9, 10, 11, 12, 15 लोग भी होते थे। और
मैं खुद म्यूजिक लगाता था, अपना डांस करता था और मैं डायनिंग मेडिटेशन कंप्लीट करता था और मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। ये बहुत ज़्यादा स्लॉट्स के अंदर मैंने किया। मैंने 3 महीने लगातार किया और 3.5 महीने भी मैंने एक बार किया, मतलब काफ़ी बार किया। फिर उसके बाद एक बार मेरे को एक ऐसा पॉइंट आ गया कि अभी मेरे को तो ये जो आपने कहानी बताई है, अभी आप बता रहे थे आपके फादर की डिजीज हो गई थी आपको काफी। हाँ, तो ये उसके बाद का सिनेरियो था या उससे पहले का सिनेरियो? उसके बाद का ही था। तो इससे पहले मैंने सिर्फ उसको बुक्स में पढ़ा था, ऑडियो में सुना, मेरे को पता था भी क्या होता है, कैसे करना है, ठीक है, बट मैंने किया नहीं था उसको। बट किया था बट वो लाजपत राय भवन में फॉर लाइक फ्यू डेज, लाइक अ वीक, उतने टाइम के लिए मैंने किया था। तो अदरवाइज नहीं मैंने उसके बाद जैसे मतलब आपने ये मेडिटेशन ज्वाइन की फादर के जाने के बाद, या फिर फादर अभी बीमार थे उस टाइम पे ज्वाइन की, और मतलब क्या इस मेडिटेशन ने इम्पैक्ट डाला उसके बाद आपकी लाइफ में? राइट, वो था एक्चुअली क्या है ना, फादर जब बीमार थे, लाइक मैं उनको किडनी की डिजीज थी, डायलिसिस पे थे और मतलब मेरा कोई भी ऐसा दिन नहीं था, मैंने तो अपना काम साइड पे रख दिया था। मैं 4-5 साल में बस उसी में था। ठीक है जी। हाँ, और मेरे को पता नहीं मतलब वो कैसे मतलब जिंदगी चली है, कैसे पैसे आए और कैसा हुआ, मेरे को कुछ भी नहीं पता। मेरे जो बंदे थे वो काम करते रहे, मेरे क्लाइंट थे वो काम देते रहे, पैसे आते रहे, बस वो चलता रहा किसी तरीके से। और वो चले गए। उसके बाद लाइक मैं मेडिटेशन तो कर रहा था बट अंदर मैं अपने फादर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहा हूं। लाइक आई लव्ड हिम अ लॉट, ऑलवेज लव्ड हिम, राइट। और उनके जाने का मेरे को बहुत 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 ज्यादा मतलब था। मतलब मैं लाइक आई यूज्ड टू लाइक वो जब बीमार हो जाते थे लाइक आई यूज्ड टू क्राई इन कार। मैं उनके सामने नहीं रो सकता था, लाइक है ना। और मैं गाड़ी खड़ी करके बहुत ज्यादा मतलब लाइक अलग सी जगह पे गाड़ी खड़ी की मैं यूज्ड टू क्राई। और वो फिर मेरे को ये था, मैं कह भी यार ये दुख है, लाइक ही हैज गॉन, मतलब ये एक सच है, मतलब वो चले गए हैं अब। लाइक जी मतलब जो प्यार है वो है उनके साथ, बट वो है नहीं है, बट इस फेज से बाहर आना पड़ेगा। हाँ, इससे बाहर आना पड़ेगा। ये मेडिटेशन लाइक मैंने आई स्टार्टेड डूइंग इवेंट्स, मतलब अटेंडिंग इवेंट्स, नॉट ओशो। हाँ, ओशो के इवेंट्स मैंने कर दिए। उसमें बहुत सारी और मेडिटेशन टेक्निक्स थी और थेरेपीज थी जो। तो ये भी पंचकुला में ही हो रही थी या फिर ये पंचकुला में ही हो रही थी, ठीक है। 2014 में लाइक आई वेंट टू पूना। मेरे दोस्त जो लाइक ए एंड द आर, राइट, द आर केम फ्रॉम सिंगापुर। तो उसने बोला, उसने मेरी टिकट भी बुक करा दी। मैं कहता तू बहाने बनाता रहेगा और ये री चल बैग बांध। तो जी चल दिए। पूना में कोई मेन सेंटर है? हाँ, पूना एक्चुअली क्या है, ओशो जबलपुर से थे, उन्होंने वहां भी कुछ बनाया। और उसके बाद उन्होंने मतलब ऑल ओवर इंडिया उन्होंने ट्रैवल किया और हर जगह उनके सेंटर बने हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया कि उन्होंने ऑरेगन यूएस के अंदर रजनीशपुरम बना दिया। एक मतलब एक बैरन लैंड थी जो स्मॉल सिटी टाइप, बिग सिटी, यस, लाइक बिग सिटी। उसका एयरपोर्ट था, एक तो वो बड़ी सिटी थी। और ऑरेगन में उन्होंने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। लाइक ओशो इतने रिस्क में जीतते थे कि मतलब वो सब कुछ दांव पे लगा देते थे। उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया और उन्होंने वो एक सिटी की तरह से, उसका नाम है रजनीशपुरम उन्होंने रखा। और वो चला, उसके ऊपर एक मूवी भी है वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। लाइक आई डोंट नो कि वो उसके सपोर्ट में है कि उसके एंटी है, मेरे को पता नहीं है। बट मैं जब भी उसको देखता हूँ तो मैं ये मिस नहीं करता कि मैं वहां नहीं था। अच्छा, कि वो फुटेज है, ठीक है, वहां की उस टाइम की। तो मेरे को लगता है नशा सा हो जाता है। लाइक मैं कई हफ्ते मैं उस मैजिक से ना निकल नहीं पाता। तो ओशो ने वहाँ रजनीशपुरम का था। देन जो यूएस की पॉलिटिक्स है और वो सब, लाइक वो एक बहुत बड़ा ड्रामा था।
ठीक है। वो एक्चुअली ओशो एंटी रिलीजियस बातें बहुत करता था, इसी वजह से ना काफी नेशंस जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिशियंस लोग उसे लाइक भी नहीं करते थे। वो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, लाइक वो मतलब हर उस पे करता, बट लाइक उन्होंने जो भी बुरी बातें थी वो सब बोली है। हिंदुइज्म की भी बहुत बुरी बातें बोली है, इस्लाम की बहुत बुरी बातें बोली है उन्होंने, क्रिश्चियनिटी की बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज जो बुरी हो सकती थी उन्होंने वो बोली है। बट उनका स्टेटमेंट है कि भगवान होते ही नहीं है। भगवान तो लाइक वो तो खुद को भी भगवान बोलते थे। बट ऐसा क्यों? वो कहते थे भी आप अपने आप को जानो, आप कम थोड़ा ना हो किसी भगवान से। इंसान के अंदर ही एक एनर्जी है, वो एनर्जी में बिलीव करते थे और वो एनर्जी भगवान है। कहता है आप अपने आप को उतना आप ले जाओ उस चीज। भगवान के लेवल पे कोई नहीं जा सकता ना। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, जैसे कि ओशो की मेडिटेशन वाली लेवल तक बात ठीक है सारी, एंटी रिलीजियस बातें ठीक नहीं होती हैं। एंटी उन्होंने बहुत एंटी बोला है ओशो ने। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, उन्होंने एक अपना ही धर्म क्रिएट कर दिया जिसका नाम ओशो था। नहीं वो तो प्राइड नहीं, वो ही लाइक एक वो संगठन तो हो ही जाता है सर। ठीक है, हम 4 लोग भी बैठे हैं, अगर हम लोग ऐसे हुए तो एक यूनिटी और एक कुछ चीज तो बन ही जाएगी उसमें। बट क्या यही मेन रीजन था कंट्रोवर्सी से जुड़ने का? नहीं, ओशो ने, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे हम एक पॉइंट के ऊपर आते हैं कि ओशो ने एंटी रिलीजन बहुत बोला। यस। बट अगर आप जीसस के बारे में ओशो के विचार सुनेंगे आपको ना मजा आ जाएगा। ओके। आपको प्रेम हो जाएगा। कुछ बताइए कि क्या विचार थे जीसस के बारे में? बहुत सारी चीजें हैं, लाइक उन्होंने इस्लाम के बारे में बहुत ही ज्यादा सुंदर, सूफी जो लोग हैं, ओशो की एक मेडिटेशन है, विरलिंग मेडिटेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप अगर जैसे टर्की वगैरह में जाओ तो उन्होंने ऐसे टोपी डाली होती है, ऑरेंज कलर की, व्हाइट कलर का होता है, ब्लैक उन्होंने ऐसे डाला होता है, वो ऐसे घूम रहे होते हैं। जोधा अकबर मूवी देखी है ना, जो उसकी शादी होती है, वो मौला मेरे मौला ना, तो वो ऐसे ऐसे डांस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा सुंदर चीज है, मतलब हमें पता ही नहीं था इस चीज। हम ना जो रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो मैनकाइंड में मतलब वो है ही नहीं है। आप भाग रहे हैं पैसे के पीछे, आप कहीं भी भाग रहे हो सर, आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भाग रहे हो, आप दुकानदारी में भाग रहे हो, आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भाग रहे हो, और मतलब जो रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है वो कहीं भी नहीं है, खराब नहीं है, कहीं रिलैक्सेशन नहीं है सर, माइंड की रिलैक्सेशन नहीं है। माइंड में इतनी सारी नसें हैं यहाँ पे, वो ऐसे खींची पड़ी है। मैं जो कह रहा था ना, बाजू को खींच के रखे, आप ऐसे उसको एक मतलब कुछ ऐसे बाजू में ऐसे रख लो थोड़ा टाइम, तो वो धीरे धीरे थक जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जो लोड पड़ रहा है, माइंड की जो ब्रेन की जो नसें हैं उनके ऊपर लगातार प्रेशर है, कभी भी वो रिलैक्स नहीं होती है। वो कहते भी आप रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स होके जो आप सोचोगे ना वो अच्छा ही सोचोगे। सही बात है, पॉजिटिव ही सोचोगे। हाँ, पॉजिटिव सोचोगे। वो सेंटर्स इसीलिए बने रिलैक्सेशन के लिए, वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देते हैं। ओशो की डिजाइन्ड टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, थेरेपीज हैं, और उनको आप कीजिए, वो स्टेप बाय स्टेप। तो ये टेक्निक्स जो डेवलप हुई थी ओशो के टाइम से ही चलती आ रही हैं, या फिर उसमें चेंजेस हुए हैं? नहीं, ओशो के टाइम से चलती आ रही हैं, और ओशो ने उनको डिजाइन किया, ओशो ने अपना दिमाग उसके ऊपर लगाया और जरूर समझा कि भी क्या चीज वो हो सकती है। उनके पीछे एक यूनिक म्यूजिक भी होता है, उन्होंने म्यूजिशियंस को बिठाया, जबरदस्त म्यूजिक, मतलब ऐसे म्यूजिशियन, वो ऐसा म्यूजिक नहीं है कि बॉलीवुड म्यूजिक है, लाइक वो मेडिटेटिव म्यूजिक है। हाँ, उनको आपको वो चीज, जैसे आप ना अगर गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, आप एक अच्छा स्पीकर लीजिए जिसमें बहुत अच्छी क्लियर साउंड होती है और हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होता है, आप उसको चलने दीजिए लाइक घंटा 1 घंटा, तो वो ऑरा क्लींजिंग करता है, वो बहुत ज्यादा क्लीन करता है। तो वो जो म्यूजिक बनाया हुआ ना,
तो वो इन्हीं उसके ऊपर है, टेक्निकल म्यूजिक है, दैट इज नॉट एंटरटेनिंग म्यूजिक, लाइक इट्स अ टेक्निकल म्यूजिक। तो वो सारी की सारी जो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं उनमें ये है, ये चीज बहुत मतलब उसकी ओशो की मेडिटेशन टेक्निक्स हैं वो चली आ रही हैं, जैसे कि डायनेमिक है, कुंडलिनी है। एक हमारा हिंदू उसमें एक ग्रंथ है जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्रा। तो विज्ञान भैरव तंत्रा क्या है कि ये भगवान शिव और जो शक्ति है, लाइक शिव और शक्ति वो आपस में बैठे। तो भगवान शिव जो है शक्ति को 112 टेक्निक्स, मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। लाइक ये मेरी नॉलेज है, राइट। तो जो उसकी बुक है, उसकी जो फर्स्ट टेक्निक है, उस टेक्निक को बोला जाता है विपस्सना। ठीक है। महात्मा बुद्ध जो कि इनलाइटन हुए थे, वो फर्स्ट टेक्निक जो है 112 विधियों में से जो वेरी फर्स्ट टेक्निक है, पूरा का पूरा बुद्धिज्म उसके ऊपर अच्छा जी बेस्ड है। उसमें 112 अलग तरीके की मेडिटेशंस हैं। तो ये एक तंत्रा है, एक वाइट तंत्रा हम इसको बोल सकते हैं। इट्स नॉट ब्लैक, देखिए ब्लैक तंत्रा है जो कि शमशान लोगों का नुकसान होता है, नहीं नुकसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट वो एक बहुत ही अलग चीज है। लाइक जैसे एक कॉइन है ना सर, उसकी दो साइड है जी, ठीक है। तो वो व्हाइट है, ये ब्लैक है, तो हम अच्छा बुरा नहीं हम बोल सकते उस चीज को। बट जो ब्लैक तंत्रा है वो एक अलग चीज है। ओशो ने हमेशा से व्हाइट तंत्रा की बात किया, उन्होंने कभी भी ब्लैक को छेड़ा नहीं, तो उसकी जरूरत नहीं है हमें। तो व्हाइट तंत्रा में 112 विधि है। आप अगर वो बुक है, उसके जो डिस्कोर्सेस हैं, आप एक एक को पढ़ो, आप अगर उसको प्रैक्टिस करके तो आपको मजा आ जाए। अश्विनी जी, ओशो का सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो है वो है संभोग से समाधि तक। तो इसमें क्या आपके थॉट्स हैं? संभोग से समाधि तक, लाइक ये ओशो की एक बुक है। ओशो ने 600 बुक्स लिखी, ओके ठीक है। वो एक बुक है, जो 599 बुक्स हैं वो अलग है। ओशो ने हमेशा लाइक ओशो, आप कोई भी टॉपिक सोच लीजिए सर, आप एंड थिंक ऑफ एनीथिंग, मनी, सेक्स, ठीक है, फ्रीडम, पॉलिटिक्स, चाइल्डहुड, आप टॉपिक सोचिए कोई भी, ओशो ने हर चीज के बारे में बोला है, ठीक है। ओशो ने सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं बोला है, लाइक बट ही लाइक मतलब उन्होंने उसको बोलना शुरू किया। लोग नहीं बोलते हैं उस चीज के बारे में, उनको भी डिस्कस ही नहीं किया। इस सेक्स एक पार्ट है, एक एसेंशियल पार्ट है, एक पार्ट है। आप अपनी लाइफ में आप सेक्स को माइनस कर दीजिए, आप बताइए क्या है आपके पास, आप कितना भी पैसा है आपके पास, क्या है, अब लाइक सुकून नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूं कि भी जो ओशो ने सिर्फ सेक्स के बारे में ही नहीं बोला, ओशो ने बहुत सारी चीजों के बारे में बोला है, बहुत ज्यादा बोला है, और सेक्स के बारे में बहुत ज्यादा बोला। लाइक he guided like a father, he teaches his son, ठीक है। वो उस तरीके से भी बोला है। तो इस बुक का लाइक कंक्लूजन क्या है जो भाई ने पूछा अभी कि सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में बुक है, संभोग से समाधि, जो है उसका हिंदी वर्जन, आप उसको लीजिए, पढ़िए, ठीक है। आपको उसमें पता चलेगा तो क्या मोटिव था वो बुक का, मतलब क्या संदेश आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी कि आप मतलब उसमें ऐसा कुछ एंटरटेनिंग है नहीं, लाइक इट्स वेरी नॉलेजेबल। संदेश क्या था उसमें? सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, लाइक सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, वो कहते हैं कि आपकी जो एनर्जी है, लाइक वो एक मूलाधार 7 चक्र है, जो कि सबसे लोएस्ट चक्कर है वो सेक्स एनर्जी का चक्कर है, सबसे हाईएस्ट है वो सुपर कॉन्शियसनेस है, जिसको हम लोग एनलाइटनमेंट बोलते हैं। तो वो कहते हैं यहां से आपको वहां तक कैसे जाना है, उस बारे में वो चीज बात की है। तो उस बुक में वो
आपको स्टेप्स बताए गए हैं कि आप उस रास्ते उसमें बहुत सारा बोला हुआ है। मेरे को वो पूरी बुक याद नहीं है। मैं मतलब अगर मैं ओशो की बुक्स के बारे में मैं बोलूंगा तो मैं वो जस्टिस नहीं कर रहा हूँ उस चीज को, तो वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओशो लाइक उसकी बुक्स है ब्यूटीफुल बुक्स, तो आप उनको बुक्स को पढ़ें। नहीं पढ़ना है आप लोगों ने, उनके ऑडियो देख लीजिए, तो बहुत ज्यादा सुंदर है। मतलब तो सेक्स को लेके ओशो ने एक्चुअली क्या है, एक ना अभी नेटफ्लिक्स पे ना एक मूवी हुई थी द गोट लाइफ। गोट लाइफ आपने नहीं? वो क्या है कि वो एक इंडियन मुस्लिम यहाँ से सऊदी अरब में चला जाता है अच्छे पैसे की उम्मीद में, और वहाँ उसका जो सऊदी मुसलमान जो वो उसका ऑनर होता है, उसका पासपोर्ट रख लेता है, उसको बंधुआ मजदूर बना लेता है, ठीक है। तो वो जितना 2-3 साल रहता है, वो मतलब वो नहा भी नहीं सकता, हाथ भी नहीं धो सकता, मुंह नहीं धो सकता। लोग कहते हैं पानी बहुत कॉस्टली है, उससे मजदूरी कराते हैं, उसकी बहुत ऐसे करते हैं। तो वो आखिर में मूवी के एंड में वो जब वो उसको एक रिसोर्स मिल जाता है कि वो यहाँ से भाग सकता है, और उसका जो ऑनर होता है वो अपनी बेटी की शादी में बाहर जा रहा होता है, तो वो सबसे पहला काम करता है कि वो ऐसे अपने पानी डालता है, नहाता है वो खूब अच्छे से, उसको अलाउड नहीं होता। वो एक ना सप्रेशन है एक्चुअली सर। हम आपको जिस चीज से रोक लिया जाए करने से, वो उस चीज को सप्रेशन का मन करेगा, ज्यादा करेगा, हाँ ज्यादा करेगा, उसके बारे में क्यूरियोसिटी होगी और वो सब जिद हो जाती है। और ये ओशो ने बहुत मतलब इस चीज को खुला, वो कहते हैं जो करना खुल के कर लो। अब वो तो कहते हैं जी भर के कर लो ताकि खुल के करो तो मिलते हैं। आप मेडिटेशन भी खुल के करो, आप खाली सेक्स ही क्यों, ठीक है। आप प्यार भी करो, आप प्यार भी खुल के करो, ठीक है। एक लड़की के साथ ही सेक्स आपने कर लिया, वो खुल के कर रहे हो, ठीक है। वो कहते हैं कि आप हाँ लड़की के साथ ही ठीक है। तो मतलब प्रेम जो है, मतलब आप एक लड़की से ही करिए, आप जो पेरेंट्स हैं, आप जैसे आप उसको एक्सप्लोर करोगे, वैलेंटाइंस डे फ्लावर्स, तो आप अपने पेरेंट्स को बच्चों को भी कर सकते हैं। आप वो उस चीज को एक्सप्रेस ना करो ना, उस चीज को आप एक, मैं सर आपसे बात पूछ रहा हूँ, आप सांस है जो आपकी, आप उसको रोक लो, ठीक है। आप अगर उसको सांस को रोक लोगे, आपको एक छोड़नी पड़ेगी, वो एक टाइम आएगा, आपको छोड़नी पड़ेगी। आप कितना सप्रेस करोगे, एक ना एक दिन वो बबल फटेगा। तो वो कहते हैं भी आप उस चीज को, मतलब आप इस चीज को समझो, मतलब सेक्स जो है आप जरूरत है हर चीज की तरह है, लाइक आप उस चीज को समझो, उसको ऐसा मतलब इतना टैबू ना बनाओ, इतना हुआ ना बने, वो चीज हमारी लाइफ में वो रूल ना करे। अब ऐसा नहीं है यार 24 घंटे बस वही चीज के, आप रिसर्च में नहीं जा पा रहे, आप पेंटिंग नहीं कर पा रहे अच्छे, क्योंकि आपका ध्यान तो इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम। तो अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे हिंदुस्तान में कोई एनुअली जैसे सबका संगठन होता है, समागम होता है, तो ओशो का भी कोई एनुअली समागम होता है या फिर कोई भी कभी भी कर सकता है? व्हाट इज इट ऑल लाइक? ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन OIF जी, ठीक है, ये एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, और ये पूना में जो इसका इंडिया का ऑफिस है, ठीक है। तो जो पूना का आश्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, और बाकी फॉरेन में एक जगह पे है। बाकी काफी लोगों ने ओशो पूना के उससे उन्होंने सेंटर्स खोले हुए। कुछ सेंटर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप लाइक अगर आप जा सकते हैं तो आप जाएं, विजिट करें, तो आप एंजॉय करें उस चीज को। आप एक डिफरेंस, एक बहुत, मैं आपको भी बोलता हूँ सर के लिए, आप एक बार जाके देखें, ठीक है। जो फर्स्ट आता है वो आता है ओशो निसर्गा, जो कि धर्मशाला में है, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। उसका जो आर्किटेक्चर है वो आयरिश एक आर्किटेक्चर था, उसने उसको डिजाइन किया था। मतलब वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड है जो कि खुद ही उगाते हैं वो, और मेडिटेशन हॉल है, रहने के जो कमरे हैं, साथ ही एक नदी बहती है उसके
अच्छा, मतलब वो बहुत ज्यादा सुंदर है, उनका अपना डिसिप्लिन है, उसके आसपास कोई शॉप नहीं है, तो आपको एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में आप रहते हो। आप वो कहते हैं भी आप सवेरे से शाम तक 10-11 बजे तक वो आपको बिजी रखते हैं और अपने हिसाब से खाना खिलाएंगे, अपने हिसाब से मेडिटेशन कराएंगे, पहले कौन सी करानी है, फिर कौन सी करानी है, आपको रिलैक्स कब कराना है, ये क्या कराना है, तो वो उस तरीके से बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। तो पुणे का बेसिकली क्या वहाँ पे कोई समागम होता है साल में एक बार? साल में नहीं होता, साल में एक मॉनसून फेस्टिवल होता है, ठीक है, जबकि बहुत सारे लोग होते हैं, मैं बहुत सारा आता था मॉनसून फेस्टिवल पे, और न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती है, और ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे रेगुलरली मेडिटेशन के जो इवेंट्स है वो चलते रहते हैं, बहुत सारी थेरेपीज चली रहती है। एक बोहर नगेन करके थेरेपी है जो कि 3 हफ्ते की है। 3 हफ्ते में क्या करते हैं, एक 3 हफ्ते 1, 2 और 3, फर्स्ट वीक वो लोग आपको क्या करेंगे, रुलाएंगे। अच्छा, आप थोड़ी देर आप नहीं रोगे, आप कैसे रोवाएगा, आप भी बैठो और रो, है ना, तो नहीं आप रो पाओगे, वो बट वो दे क्रिएट द एनवायरनमेंट, दे गिव यू गाइडेंस, और वो आप धीरे धीरे 1 हफ्ते मतलब तक आप रो के थक के मतलब आप अपना सारा रोना निकाल देते हो, ठीक है। सेकंड वीक लाइक दे स्टार्ट विद लाफ्टर, फिर आप हंसोगे, अब इतना रोने के बाद अभी ये हंसना ना कैसे करेंगे, वो टेक्निक्स है, तो वो हंसेंगे आप, वो हंसाएंगे हंसे धीरे धीरे नकली होएगा पहले, लाइक तो वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। उसके बाद लास्ट जो होता है वो साइलेंस का होता है, 1 हफ्ता साइलेंस में रहते हो, जब आप बाहर निकलते हो तब प्योर होते हो। वैसे ये सारी चीजें सुनने में सही लग रही हैं, ओशो ने ऐसा कुछ तो गलत किया होगा कि यूएसए ने उसको बॉयकॉट कर दिया था। अरे बहुत ज्यादा, इतना बहुत ही गलत है, तो इतना बड़ा सिटी बना दिया, वही है कि सिटी बनाया, उसके बाद सिटी बना दिया, वहां पे क्या था, वो जो ओशो उस चीज को बोलते हैं लाइक इट्स, आपको ना वाइल्ड कंट्री नेटफ्लिक्स पे एक हिट सीरीज है, ओके, वाइल्ड कंट्री, ठीक है, तो वो ओशो के ऊपर ही है, वो दैट इज नॉट एक्चुअली सपोर्टिंग ओशो, बट वो शीला को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसकी सेक्रेटरी थी, वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी, बहुत ज्यादा लाइक, बट अगर आप उसको ओपन माइंडेडली देखोगे ना कि यार उसमें ओशो का नेगेटिव पॉइंट दिखाया, बट मैं लाइक एज एन ओशो फॉलोअर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप उसको देखो, आप उसको नेगेटिव बड़ा इजीली देख सकते हो, ठीक है, बट अगर आप उसको ओपन माइंड अगर आप होके देखोगे ना, तो आपको उसमें लगे भी नहीं यार ऐसा गलत नहीं था उसमें कुछ, वो एक ओशो, वो एक एक्सपेरिमेंट था, एक कम्युनल एक्सपेरिमेंट था, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी वो बनाने का उन्होंने किया था, तो उसके बाद वो कोलैप्स हुआ। ओशो भी बोलते थे, कहते भी, उन्होंने बोला था कि भी मतलब नथिंग, मतलब वो कुछ भी, मतलब जो होता है, मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही चीज जो रहती है जो चेंज नहीं होती, वो चेंज है, वो हमेशा चेंज होती रहती है, चेंज इज कांस्टेंट ऑलवेज, लाइक, तो वो कहते भी सब कुछ होता है, इतना मोह मत डालो, जो आपने बड़े बड़े घर बना लिए हैं और वो सब कर लिया है, तो ये मैंने तो इतना बड़ा सिटी बना दिया जब वो नहीं रहा तो इतना नहीं है, मतलब आप उस चीज को एंजॉय करो, और ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत बड़ा रेफरेंस है एक्चुअली, ये आज की डेट में भी उस चीज को रेफरेंस दिया जाता है। और यूएस तो देखो सी पॉलिटिक्स तो वो वहां नहीं हुआ था, यहाँ हुआ जाता है, यहाँ तो मतलब वो तब भी होना था, ये उन्होंने तो यूएस पूरी पॉलिटिक्स ही ला दी थी। हाँ, वो मतलब लोग ऐसे हो गए थे, आप उसको देखो एक्चुअली वाइड में, आप मतलब आपको उस चीज में लगेगा पता। तो गलत, ओशो कंट्रोवर्शियल है, आप कभी भी शुरुआत से अब तक हम यही गा सकते हैं अभी भी ओशो कंट्रोवर्शियल है, मरने के इतने साल के बाद भी कंट्रोवर्सी में है, आज की डेट में भी कंट्रोवर्सी में, ओशो के नाम से केस चल रहा है। हाँ ठीक है, ओशो जो ये राहुल बजाज है, जो बजाज ग्रुप का मालिक है, ठीक है, ओशो कम्यून जो पुणे में ऐसे लेन्स हैं, 1 लेन 2 लेन, ये 3 लेन, थर्ड जो लेन है ना वो ऐसे है, और इसके यहाँ पे राहुल बजाज का बंगला है, लाइक इट्स ह्यूज, और ये यहाँ पे वो है, उसने उसको पता नहीं 500 करोड़ या कुछ उन्होंने उसका सौदा कर लिया कोविड के दौरान,
और उसमें से उन्होंने 150 करोड़ रुपए इनको पे कर दिए। बट फिर जो ओशो सन्यासीज थे उन्होंने उसके खिलाफ पिटिशन करके वो होल्ड कर दिया। अब वो ना वहां है ना वहां है, बीच में अटका हुआ है। तो मतलब ओशो हमेशा से कंट्रोवर्सी में हमेशा रहेंगे। बट जो अगर आपको ओशो से अगर कुछ चाहिए तो आप उनकी मेडिटेशन उसके ऊपर जाइए कि कैसे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और कैसे आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। कॉमन मैन को सीखने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि कॉमन मैन को मेडिटेशन की तरफ सबसे पहले ओशो जी से सीखना चाहिए। हाँ, रिलैक्सेशन है, जो रिलैक्सेशन की बात करते हैं मतलब वो बात ही रिलैक्सेशन की करते हैं कि आप रिलैक्स हो जाना यार। अब हम ये बोलते रहते हैं हमेशा कि अरे नहीं यार बस हमें ना ये इतने दिन हो गए यार, चल पहाड़ों में चलते हैं, है ना। वो हम पहाड़ों पे भी कहाँ रिलैक्स होते हैं जाके, वो हम वापस आते हैं थके हुए आते हैं, ऑफिस से वापस जब आते हैं उससे भी ज्यादा थके हुए आते हैं हम लोग। तो वो मतलब वो चीज नहीं चाहिए। आप जहां बैठे हैं ना वहां पे ही आप अगर रिलैक्सेशन मिल जाए आपको, आप एक ठंडी सांस लिया आप वहीं पे रिलैक्स हो गए, तो मतलब मेरे को नहीं लगता कोई चीज। वैसे तो हर किसी का अपना अपना होता है। जैसे आपने मेडिटेशन ढूंढ लिया ओशो की टीचिंग से या जो भी है। मेरा पर्सनली ये है, मंदिर की घंटी मार दूंगा मेरे को मेडिटेशन मिल जाए। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि भी आपको किसी भी चीज में मिल सकती है, मंदिर की घंटी में मिल सकती है। आपने एक छोटा सा डॉगी है आपका, उसको ऐसे प्यार कर लिया, उससे मिल गई। आपने अपने मम्मा के पैरों में हाथ लगा दिया, उससे मिल गई। आप किसी भी चीज से मिल सकते हैं। आपकी डिपेंडेंसी नहीं बस होनी चाहिए। आप ये माइंड की रिलैक्सेशन है, दिल की, बस अगर वो मिल जाए तो सर कितना कुछ है जो कि नहीं जो होना चाहिए, है ना, जो हो रहा है वो अवॉइड हो सकता है। तो सर हमारी इस कन्वर्सेशन से एक अगर हमें कंक्लूजन निकालना हो तो आप प्लीज बताइए क्या रहेगा। देखो, मेरे को जो लगता है कि आज की डेट में जो चीज एवरी ह्यूमन बीइंग को चाहिए वो चाहिए एक रिलैक्सेशन। आप अपने माइंड को किसी भी तरीके से रिलैक्स करें। ओशो की जो मेडिटेशंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं। अब बाकी आप एक म्यूजिक करके आप अगर आप म्यूजिक से कनेक्ट होते हैं तो वो भी आप चीज को वो भी आपको रिलैक्स कर सकती है। आप डांस करते हो वो भी रिलैक्स करते हो, स्विमिंग कर सकती है, टेबल टेनिस कर सकता है, कुछ भी चीज रिलैक्स कर सकती है। आप आइडेंटिफाई करो आप किस चीज से कनेक्ट होते हो, ठीक है, वो वैसे करो आप वैसे, बट जस्ट बी रिलैक्स्ड। थैंक यू अश्विनी वर्मा, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, जॉइनिंग अस। बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा फिर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। नेवर एंडिंग टॉक्स हैं। यस यस यस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। वॉक टॉक देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।